हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? जय हिंद, राम राम। हाँ जी, आशीष, कुंदन, हरिओम, राकेश, अंजलि, आरडी और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स तो ऊपर चले गए हैं। क्या हालचाल? सब लोग एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नमस्ते। फॉर्मूले आप लोग देखकर आ गए? सारे फॉर्मूले याद कर लिए आप लोगों ने? वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। सपने में आने लगे हैं? अच्छा जी। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, शिव कुमार, श्याम, अभिषेक, अटल, शिवम, रवि, संजू, मनीष, रितिका, और नाम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं यार, कितने तेजी से नाम जा रहे हैं तुम्हारे। जय हिंद, जय हिंद, राम राम। हो जाएगा, सीपीयू के पहले हो जाएगा। चलो एकदम बढ़िया सब लोग। ये देखो, व्लादिमीर पुतिन उर्फ रजनीकांत रशियन होके जय श्री राम बोल रहे हैं, क्या बात है। चलो एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, फिलहाल शुरुआत किया जाए आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। हमने आपसे फॉर्मूले याद करने के लिए कहा था, उम्मीद है आपने फॉर्मूले याद किए होंगे। अच्छा। चलो ठीक है। देखो, हम सबसे पहले यहां पे देखेंगे जिसका नाम है बेलन। बेलन का मतलब क्या होता है? बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें भी आज बुलवाई है ना? हालांकि बहुत बड़ी चीजें नहीं। ये स्कूल में आपने देखा होगा, इस प्रकार का एक बॉक्स आता है, इसके अंदर ये सारे आइटम्स रखे हुए हैं। खास आप लोगों के लिए इस चीज को मैंने बुलाया है, तो मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डायग्राम। बहुत बड़े आइटम्स नहीं मिल पाए। ये लकड़ी का है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना? ये होता है बेलन। वैसे तो ये यहाँ ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो मैं आपको बेलन के बारे में बताता हूं। दो चीजें। सबसे पहली चीज है आपके पास वक्र पृष्ठ, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ, और तीसरा क्या हो गया? आयतन। वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा ये चारों तरफ। अगर आप इसको देख पाए, देखो ये एक बेलन है। अगर आप इधर के सरफेस को छोड़ दें और इधर के सरफेस को छोड़ दें, यानी इस क्षेत्र को छोड़ दें और इस क्षेत्र को छोड़ दें, तो ये जो चारों तरफ बचा हुआ है, यही क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। ये जो पूरा है ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ। ऊपर का और नीचे का ये दोनों अगर छोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या है? 2πRH। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ में ये ऊपर वाला सरफेस भी ऐड हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस भी ऐड हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 2πr+h। आयतन यानी वॉल्यूम, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कितनी कैपेसिटी उसमें है, कितना बोल सकते हैं कोई वस्तु उसके अंदर समा सकती है। और कुछ चीजें जो आप बेलन में नहीं समझ पाओगे, जैसे सिक्का। जब भी कॉइन्स या सिक्के वाले सवाल आते हैं तो वो बेलन माने जाते हैं। ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर हम तो सिक्के को गोला समझेंगे। गोला नहीं समझेंगे। आप सोचिए, ये एक लकड़ी का बेलन हमारे पास है।
अगर मैं इसको ऊपर और नीचे से, मैं तो नहीं दबा सकता हूं, लेकिन अगर इसको मैं दबा दूं मशीन से या कुछ भी किसी तरीके से, तो ये आखिरी में जाके एकदम ऐसा सिक्का नहीं बन जाएगा, है ना। तो याद रखिए, सिक्का जो होता है, कॉइन जो होता है, वो एक प्रकार का क्या है, बेलन ही है। इसके अलावा जब भी तार यानी वायर का सवाल आएगा तो वो सिक्का माना जाएगा। ये दो चीजों में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। बाकी फिर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये डायग्राम्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये भी समझ में आया होगा कि वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला होता है खोखला बेलन, और खोखला बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है, आपने जो अपने पुलिया होती है, ब्रिज होते हैं, उनके नीचे सीमेंट के बड़े बड़े पाइप लगे हुए रहते हैं, जो पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जिनके माध्यम से जाता है। तो जितने भी सीमेंट के बड़े बड़े पाइप लगे हुए होते हैं, ये सब किस चीज का उदाहरण है? ये उदाहरण है खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर। बीच में पूरा खोखला होता है, खाली होता है। ठीक है, हाँ। अच्छा रवि टूट जाएगा सिक्का नहीं बनेगा? अरे इमेजिन करो, मान लो, भावनाओं को समझो। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अब आप यहां पे समझें। यहां पे दो त्रिज्याएं होंगी, दो रेडियस होंगी। फर्स्ट रेडियस अंदर होगी, इसको मान लीजिए मैंने कहा R1, एक त्रिज्या ये होगी। और सेकेंड रेडियस बाहर तक होगी, जिसको हम कहेंगे R2। R2 बड़ी होगी, R1 छोटी होगी, हाँ या ना। तो ये दो रेडियस यहां पर होगी। अब अगर इसका सरकमफेरेंस निकालना है तो 2 पाई R2, इसका निकालना है तो 2 पाई R1। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, केवल बाहर वाला, तो 2 पाई R1 R2 H। संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर और नीचे के बेस आपके और जुड़ जाएंगे, तो 2 पाई R1 R2 R2 माइनस R1 प्लस H। और आयतन, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बाहर वाले सिलेंडर में से, बेलन में से अंदर वाले बेलन का आप अगर आयतन घटाएंगे तो आपको दोनों का डिफरेंस मिलेगा, वही वॉल्यूम होगा। बाहर वाले बड़े सिलेंडर में से छोटे अंदर बनने वाले का आप आयतन घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे डिफरेंस मिलेगा, वही उसका आयतन होगा। इनको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले कैसे बने वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, उनमें काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सब अपने आप में बड़े बड़े पूरे इक्वेशंस हैं, तो हम उन पे अभी चर्चा नहीं करेंगे कि ये कैसे बने। आप अभी तो याद करिए, है ना। तो ये हो गया बेलन और खोखला बेलन, सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। रिंग क्या होता है? रिंग एक 2D डायग्राम है ना। आपने एक तार लिया, या आप समझिए कि आपने एक सिंपल सी एक 2D आकृति ली। रिंग मतलब आप समझिए अंगूठी, है ना। वो भी आप बोल सकते हो खोखला बेलन है, अगर उसकी थोड़ी बहुत भी थिकनेस है तो वो भी खोखला बेलन होगा, है ना। एकदम पतला है, सूक्ष्म है, तो वो आपका एक रिंग हो गया। लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत भी थिकनेस है, भले वो इतना सा हो, तो वो भी क्या होगा, खोखला बेलन ही होगा। कोई तकलीफ नहीं है उसमें भी, है ना। जैसे ये मैंने हाथ में कड़ा पहन के रखा है, अब ये भी क्या है, ये खोखला बेलन है ना, क्योंकि इसकी कुछ तो थिकनेस है ना, कुछ तो मोटाई है, थोड़ा बहुत तो ग्राम का होगा ये। आगे बढ़ते हैं। शंकु यानी कोण। शंकु कैसा होता है, बहुत अच्छे से आप जानते हो, आइसक्रीम का कोण होता है ना। आइसक्रीम के कोण के अलावा बर्थडे के दिनों में कैप पहनाया जाता है। टेंट, तंबू इसका उदाहरण होता है ना। तो ये सब कोण या तंबू जो है, शंकु जो है, इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? पहली चीज, ये नीचे, इसके आप नीचे जो है, ये अपने आप में क्या होता है, नीचे ये अपने आप में एक हम बोल सकते हैं, एक मिनट इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बनाता हूं। नीचे ये अपने आप में एक सर्कल होता है ना, एक गोलाकार आधार होता है जो ऊपर जाके इस प्रकार से बन जाता है। तो इसकी अपनी क्या होगी, इसकी अपनी एक रेडियस होगी, इसकी अपनी खुद की एक क्या होगी, त्रिज्या होगी, हाँ या ना। तो इसकी क्या होगी, एक रेडियस होगी। फिर यहां से अगर यहां तक मिला दिया जाए तो इसकी एक हाइट होगी, और यह हमेशा 90 डिग्री बनाता है। और यहां पे एक और नई चीज बनती है जिसका नाम होता है एल। इस एल का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट।
और ये कहां से कहां तक होती है, ये जो आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का है ना, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये इसकी स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। तो आप समझो ये हमेशा अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। अधिकतर क्वेश्चंस में एल यानी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट आपको नहीं दी जाती है, तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हो, आपको त्रिज्या दे देंगे, हाइट दे देंगे, और आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के एल आप निकाल लोगे, है ना। अब अगेन जैसे मेरे पास छोटा मोटा शंकु पड़ा हुआ है, क्या ये देखो, है ना, आपने इतना समझे, ये आपने वैसे सब देखा हुआ है, अगर इसको देखोगे तो इसका बेस क्या है, इसका बेस अपने आप में एक सर्कल है, इसका बेस अपने आप में एक आधार है, और उसके ऊपर ये पूरा खड़ा हुआ है ना। तो यहां पर सबसे पहले अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, सो अगेन अगर आप इसको छोड़ देते हो, है ना, इसके आधार को अगर आप छोड़ देते हो, ये जो पूरा होता है कर्व्ड, है ना, यहां से लेकर पूरा ऊपर तक ये चारों तरफ का जो भाग है, इसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हो जाएगा पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ में इसका जो आधार है पाई आर स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा, तो ये संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा पाई आर आर प्लस एल, और वॉल्यूम मतलब 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके है, क्लियर है बात। और एल का मतलब समझ गए, एल मतलब ये एसी। भाई अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ऊपर से नीचे तक कैलकुलेट करो तो ये ऊंचाई है, लेकिन इधर या इधर कैलकुलेट करेंगे तो ये तिर्यक ऊंचाई होगी, यहां से ठीक यहां तक, ठीक है, अंदर ही अंदर एकदम नीचे, मतलब आप सोचो कि यहां से एक तार ऊपर तक डाला जाए तो ये उसकी हाइट होगी, लेकिन तिरछी ऊंचाई आप समझ गए होंगे क्या होगा। ठीक है, आगे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अगर इसी शंकु को काट दिया जाए, है ना, जैसे मैंने एक शंकु बनाया कुछ इस प्रकार का, ओके, और मैंने इस शंकु को काट दिया, ठीक है, मैंने इस शंकु को काट दिया, तो काटने पर यह कुछ इस प्रकार का बनता है, और इसको हिंदी में बोला जाता है छिन्नक, कटा हुआ शंकु, छिन्नक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रस्टम। और इसके प्रश्न आते हैं बाल्टी वाले, है ना, बाल्टी के प्रश्न आते हैं, तो वो कटा हुआ शंकु होता है, जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, अभी आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। अगला है गोला, गोला मतलब एकदम ठोस गोला, है ना, जो आप एकदम फेंकते हो फिजिकल में, या फिर स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, मेरे पास एक छोटा सा गोला रखा हुआ है, आपने बचपन में कंचे खेले होंगे, है ना, ये देखो पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब इसके एग्जाम्पल आएंगे, सब क्वेश्चंस आएंगे आगे, है ना, एकदम ठोस। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की स्थिति नहीं बननी है ना, केवल संपूर्ण पृष्ठ ही होगा, क्योंकि यहां पे कोई एक फिक्स आधार नहीं है, सब कुछ अपने आप में कर्व्ड है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, करेक्ट। 1/3 कैसे आता है, अभी मत जाओ आप, फॉर्मूले कैसे बने बिल्कुल अभी समझने लायक जरूरत नहीं है, तो आप उनकी चिंता ना करें, आपसे जो बोल रहे हैं वो आप बस याद करो, कैसे बने इसको लेकर कभी अलग से सेशन रखेंगे 1-2 घंटे का, और मैं सब समझा दूंगा क्यों बनेंगे। अब देखो खोखला गोला, जिसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूं खोखला गोला का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। देखो 2 प्रकार की बॉल्स होती है, एक ठोस होती है और एक पोली होती है, जिसको हम बोलते हैं खोखली बॉल होती है, जो अंदर से कुछ नहीं होता, जैसे टेनिस की बॉल हो गई, प्लास्टिक की बॉल हो गई, इनमें अंदर खाली होता है, ये अंदर कुछ नहीं होता, है ना। तो जो आपकी बॉल्स होती क्रिकेट खेलने वाली, अंदर से खोखली होती है। टेनिस की बॉल जब फट जाती है, खराब हो जाती है, तो आप उसको 2 टुकड़े कर देते हो, अंदर कुछ नहीं रहता उसमें, तो वो खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है। अगर पूरा ठोस है ना, पूरा धातु का बना हुआ है या किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो वो कहलाएगा स्फीयर, गोला। लेकिन अंदर खोखला है गोल, अंदर खोखला है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कहलाएगा खोखला गोला। समझ गए, गुलाब जामुन क्या होगी, गोला होगा कि खोखला गोला होगा, लड्डू क्या होगा, गोला होगा कि खोखला गोला होगा। ये ठोस है, अंदर तक पूरा, अंदर तक मावा भरा हुआ है ना, तो ये आपका कहलाएगा गोला स्फीयर। अंदर खाली है तो क्या कहलाएगा, खोखला गोला, है ना। तो हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर,
अंतः पृष्ठ, अंदर का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है 4 πr², है ना। अगर बाहर का निकलना है 4 πr² संपूर्ण पृष्ठ, ये दोनों जुड़ जाएंगे। आयतन क्या हो जाएगा कि बड़े वाले में से अंदर का आप माइनस करोगे, 4/3 πr² माइनस r1³। सिंपल है। ओके। सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है ना। आप मुझे एक बात बताओ, ये आपको दिख रहा है गोला, ये क्या है? गोला है, स्फीयर है। और आपके हाथ में अगर अंगूठी है या आपके हाथ में कोई कड़ा है, चूड़ी है, तो वो क्या है? वो वृत्त है, वो सर्कल है। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगला होता है अर्धगोला। अगर गोले को काट दिया जाए तो वो क्या बनेगा? अर्धगोला बनेगा, है ना। जब भी आप कोई गुलाब जामुन खाते हो तो पहले आप, गुलाब जामुन ऐसी होती है ना। जनरली जो साधारण मनुष्य होते हैं वो पहले एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक इस प्रकार की पूरी गुलाब जामुन होती है जो अपने आप में एक गोला होता है। आप बोलोगे सर सुबह सुबह आज खाने पीने की बात कर रहे हो आप, है ना। ठीक है, तो ये एक गुलाब जामुन है। आप चम्मच उठाते हो, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक पूरा एक बार में पूरा गोला खा जाते हैं, और कुछ जो थोड़े सभ्य लोग होते हैं या 4-5 लोग बैठे होते हैं और वहां थोड़ी सभ्यता का परिचय देना होता है, तो पहले क्या करते हैं? इस गुलाब जामुन के 2 टुकड़े करते हैं। मजबूरी है, एक साथ खाने का मन है लेकिन खा नहीं पा रहे, तो वो इसके 2 टुकड़े करेंगे। मतलब आपने क्या कर दिया? एक गुलाब जामुन को अर्ध गोला बना दिया। ठीक है, सेमी स्फीयर कर दिया। अब आप सब लोग बैठे हैं मान सम्मान में, 2 बार में खाओगे आप इसको। कोई नहीं बैठेगा तो 2 गुलाब जामुन एक साथ खा जाओगे। ठीक है, तो अर्धगोला, इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता, है ना। रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, जो आपको लेना है। सो अब वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इस बात को समझो। मेरे पास अर्धगोला रखा हुआ है क्या? गुलाब जामुन नहीं ला रहा हूं, चिंता मत करना। हाँ जी, ये देखो यार, है ना। मैं थोड़े बड़े डायग्राम बुलाऊंगा, लेकिन पूरे इंदौर में इतने छोटे छोटे बच्चों के डायग्राम मिले कि मैं क्या बताऊं। लेकिन ठीक है, आगे और बड़े बुलवाएंगे कहीं से। तो ये शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? वैसे तो आप समझ गए ये अर्धगोला है ना। अगर इसके आधार को छोड़ दें, आधार को छोड़ दें, तो ये जो चारों तरफ है ये आपका वक्र पृष्ठ कहलाएगा, है ना, कर्व्ड सरफेस कहलाएगा। और अगर इसके आधार को भी शामिल कर लिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। और आयतन क्या होता है? 2/3 ऑफ πr²। मतलब पूरे गोले का आयतन 4/3, और इसका आधा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2/3 πr³, अर्धगोले का आधा। क्लियर है? हाँ, अभी खूब खाई होगी तुम लोगों ने गुलाब जामुन त्योहार पर। हम्म। चलें आगे बढ़े। ओके, तो यहां पे आपके फॉर्मूले खत्म होते हैं। खत्म होते हैं मतलब कि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिज्म, प्रिज्म के बाद पढ़ाऊंगा फ्रस्टम, फ्रस्टम मतलब बाल्टी जो अभी दिखाया था, फ्रस्टम यानी छिन्नक। फिर हम पढ़ेंगे पिरामिड, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। तो अभी तो इनके क्वेश्चंस, फिर ये 3 चीजें करेंगे तब जाके चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, गुलाब जामुन आपको सिलेक्शन पे खिलाएंगे हम, रसगुल्ला भी खिला देंगे, गुलाब जामुन भी। हम्म। हाँ, त्योहार पे हमने भी खाई है, लेकिन बहुत कंट्रोल करके, क्योंकि अभी वजन कम करने का अभियान चल रहा है। लेकिन क्या करें, भारतीय हैं, मन तो मानता नहीं है। वाटर कम्स इन माउथ, ओ माई गॉड, व्हाट ए इंग्लिश। वाटर कम्स इन माउथ। हेमीस्फीयर का बेस सर्कल होता है, हाँ जी। हम्म। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है। 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई 5:3 है, उनका आयतन बताइए। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 5:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। हमेशा याद रखो, कभी भी अगर ऐसे रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है। जो वैल्यूज दी हुई है उन्हें रियल वैल्यूज मानकर फॉर्मूले में रख दो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, देखो आयतन बोला है, बेलन बोला है। बेलन का आयतन आपको पता है, बेलन का आयतन क्या होता है?
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन दो बेलन लेना है तो मैं इसको दो बार लिख देता हूं, लेकिन दोनों की हाइट और रेडियस अलग अलग होगी तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, और दोनों में पाई कॉमन निकल गया तो पाई को हमने आउट कर दिया। ओके भैया। बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, तो एक की त्रिज्या अगर दो होगी तो दूसरे की तीन होगी, लेकिन रेडियस का स्क्वायर करना है। और एक की हाइट अगर 5 होगी तो दूसरे की हाइट क्या होगी, 3 होगी। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जार 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जार 27। सो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके आयतन का अनुपात 20:27, ऑप्शन ए। ये बढ़िया था। गौरव बोल रहे हैं सर अब गुलाब जामुन खाने से पहले मैं उसका सरफेस एरिया निकालूंगा, है ना। फिर तुम ये निकालना कि वो तुम्हारे पेट में कितना आयतन घेर रहा है। ठीक है। आपके पेट का आयतन मान लो 30 घन सेंटीमीटर है, और एक गुलाब जामुन का आयतन 3 घन सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आप 10 गुलाब जामुन खा सकते हो, ये इसका मतलब निकलेगा, है ना। किसी का अगर ज्यादा भी हो सकता है भैया, कोई 60 वाला भी हो सकता है, तो वो 20 गुलाब जामुन खा सकता है। कुछ दुबले पतले लोगों का आयतन जो है 10 ही होगा या 12 होगा, तो वो बेचारे 4 गुलाब जामुन ही खा पाएंगे। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितनी गुलाब जामुन खा सकते हो। ठीक है। आज पक्का कई लोग क्लास के बाद गुलाब जामुन खाएंगे, या कई लोग पहुंच गए होंगे कि मुझे तो गुलाब जामुन दे दो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किचन में पहुंच गए होंगे। अगला सवाल। जितना तुम कमेंट करोगे उतना मैं तुम्हें गुलाब जामुन की याद दिलाऊंगा आज। हम्म। अच्छा। दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास का अनुपात 3:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। इन्होंने क्या बोला, दो बेलन हैं जिनका आयतन समान है, जिनका वॉल्यूम कैसा है, सेम है। ठीक है। और 3:2 उनके आयतन वाले बेलनों के व्यास का अनुपात 3:2 है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ठीक है। हम्म। देखो, कभी भी ध्यान रखिए, जो व्यास का अनुपात होता है, जो डायमीटर का रेशो होता है, वही रेशो आपका त्रिज्या का भी होता है, रेडियस का रेशो भी वही होता है। ये ऑलवेज आप ध्यान रखना, जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपसे कहा कि भैया व्यास का अनुपात 3:2 है, डायमीटर का रेशो 3:2 है। अगर इसका आधा कर दोगे, व्यास का आधा त्रिज्या, डायमीटर का हाफ रेडियस, तो आप अगर दोनों तरफ दो का भाग दोगे तो दो से दो कट जाएगा ना। या फिर आप दो का भाग दे दो, 3 में दो का भाग दोगे 1.5 आएगा, 2 में दो का भाग दोगे 1 आएगा, और दोनों को आप 2 से गुणा कर दो दशमलव हटाने के लिए, तो घूम फिर के वो 3 और 2 ही आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाता है। तो जो व्यास का अनुपात होता है वही रेडियस का रेशो होता है। उसके पीछे कारण बहुत ही सिंपल है। तो दो बेलन है, उनका वॉल्यूम πr²h, πr²h R1, और ये क्या बोल रहे हैं, बराबर है ना, इक्वल है, पहले ही उन्होंने बोल दिया। तो अच्छी बात, पाई से आपका पाई गया। अब आगे सुनो, R1 क्या हो जाएगा, एक की त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू H1, एक की रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू H2, 3 का वर्ग हो गया 9, 2 का वर्ग हो गया 4, और इधर आपका क्या हो जाएगा, या फिर अब एक काम करो, H1 के अपॉन में H2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो उनकी हाइट का रेशो क्या आ जाएगा, 4:9, 4:9। बहुत ही आसान। हम्म। कहाँ इतने अच्छे दिन की गुलाब जामुन मिले हमें, तो ऐसे बनो कि तो कोई तुम्हें गुलाब जामुन अपने हाथों से खिलाए। ठीक है, उसके लिए सरकारी नौकरी लेना पड़ेगी।
एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, उसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखो शंकु बोला है, शंकु आपको पता है शंकु इस प्रकार का होता है ना जी। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। त्रिज्या यानी रेडियस, ऊंचाई यानी हाइट का रेशो कितना है? 4:3 है। तो इसके वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एल, ये आपको चाहिए, हाँ कि ना? हम्म, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, पाई आर से पाई आर तो गया, तो आपके पास बचा एल और आर प्लस एल। और यहां पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कभी भी आपको एल अधिकतर नहीं दिया जाता है और एल निकालना पड़ता है। और एल किससे निकलता है? तो आपको पता है एल इसको बोलते हैं, ये एल है, तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये त्रिज्या होती है ना, ये त्रिज्या हो गई जो 4 है। हाइट कितनी है? 3 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट लगेगा क्या? तो यहां पे पता चल गया कि एल की वैल्यू कितनी आएगी? 5। एल की वैल्यू कितनी आएगी? 5। ठीक है, तो आपको तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट पता चल गई। एल की जगह 5 रख दो, आर प्लस एल, आर प्लस एल, 5 और 4 9, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अधिकतर बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं? हाइट को ही की जगह रख देते हैं, जो कि गलत होता है। ओके, नेक्स्ट। हम्म, हाँ सर, हम तो सिलेक्शन के बाद आपके हाथों से गुलाब जामुन खाना चाहते हैं। बिल्कुल खिलाएंगे, दो दो खिलाएंगे, तुम्हारे पेट का आयतन निकाल के गुलाब जामुन खिलाएंगे। ठीक है। हम्म। देखिए, धातु के 3 गोले हैं, इन्हें पिघला के एक नया गोला बनाना है। 3 अलग अलग स्फीयर्स हैं, इन्हें मेल्ट करके एक बड़ा बनाना है। तो एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, और ये सब मिला के एक बड़ा गोला। ठीक है, तो आपको पता है ऐसे केस में वॉल्यूम लगता है। तो हमें गोले का आयतन यानी 4/3 पाई R1, R2 और R3, और क्यूब भी तो लगाना है ना। इनका आयतन बराबर होगा 4/3 पाई R3। क्लियर है ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो आपके पास बचा R1, R2, R3। R1 मतलब क्या हो गया? 3 का क्यूब। R2 मतलब क्या हो गया? 4 का क्यूब। R3 मतलब क्या हो गया? 5 का क्यूब। और ये अपने आप में क्या हो जाएगा? R³ हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। 4 का हो गया 64, 5 का हो गया 125, और ये हो गया आपका R³। क्यूब हटेगा, क्यूब रूट लगेगा, सबको आप प्लस कर दोगे, तो ये 7 4 11 5, यानी सबको जोड़ने पे 216 आ रहा होगा, है ना, 216। और ये किसका क्यूब है? ये है 6 का। तो जो बड़ा तीनों से मिलाकर गोला बनेगा उसका आयतन 6 होगा। आया? हम्म, ठीक है, सिंपल है।
नेक्स्ट। आज 100 लग सकते हैं क्या? थोड़ी उम्मीद कम है, देखते हैं 100 हो पाते हैं क्या। ये लो भैया। चलो देखें। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में बदला गया। तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखो, ऐसे जितने भी आपके मतलब ऐसी चीजें जब आप उनको किसी शेप, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हो, मैंने पहले भी बताया, आप मेल्ट कर रहे हो, पिघला रहे हो, एक आकार से दूसरे आकार में बदल रहे हो, तो वजन सेम रहेगा, है ना। जैसे मैं हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये पेन है, मैंने इसको पिघला, ये प्लास्टिक का है, अभी फिलहाल ये क्या है, ये बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। इसे मैंने पिघलाया तो पूरा प्लास्टिक आ गया, एकदम पिघल गया, लिक्विड बन गया। अब मैंने उसको एक गेंद बना दिया, वजन तो सेम रहेगा। अभी ये बेलन है, बाद में मैंने इसको गोला बना दिया, वजन तो सेम रहेगा। तो बस ये समझना है कि उसका जो वॉल्यूम है, जो उसका वजन है, वो नहीं बदलेगा, वो दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक। चलो, तो आप एक बात समझो, एक इस प्रकार का आपके पास स्फीयर है, धातु का एक गोला है, और आप इसे क्या कर रहे हो, आप इसे एक तार में बदल रहे हो, है ना। तो तार का मैंने बताया था, तार बेलनाकार होता है ना, सिलिंड्रिकल होता है। तो गोला मतलब क्या हो जाएगा, गोला मतलब हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और तार एक प्रकार का बेलन है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। दोनों का वजन तो सेम होगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 4/3 पाई, पाई गया आर क्यूब। गोले की त्रिज्या कितनी है, 3, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब, है ना। और इधर चले तो आर स्क्वायर। अब देखो, इन्होंने बोला है कि जो तार बनेगा वो 0.2 सेंटीमीटर व्यास का बनेगा, इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या आएगी, तो वो आएगा 0.1 रेडियस, और इसकी ऊंचाई मतलब यहां पे एक प्रकार से उसकी लंबाई हो जाएगी। तो बस यही आपको हल करनी है। ये हो गया आपका 1, 3 से 3 गया, 9 इंटू 4 हो जाएगा आपका 36, और ये 0.1 बटे में आ जाएगा। कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, या इसके स्क्वायर को मैं बोल सकता हूं 0.01, है ना। दशमलव के बाद 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो 3600 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। 100 का भाग दे देंगे तो 36 मीटर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। इतना मीटर लंबा तार बन सकता है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। हम्म। ठीक है, आया समझ में। चलें आगे बढ़े। अच्छा जी। हाँ, चैप्टर इजी नहीं है, इंटरेस्ट आने लगे, समझ में आने लगे तो इजी, नहीं तो ये चैप्टर आपको स्कूल में तो कभी बनता ही नहीं था, अधिकतर लोगों को मतलब। बस आपको यहां पे ये समझना है कि क्या अभी आपके पास है और उसे कैसे कन्वर्ट करना है। हाँ, चलिए समझे। एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी है, रेत से भरा हुआ है, पृथ्वी पे उल्टा करके शंकु बनाना है। देखो, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझो। ये हमारे पास आप समझिए कि एक बेलन है,
इस प्रकार का। और ये किससे भरा हुआ है? पूरा इसके अंदर रेत भरी हुई है ना। मतलब अभी रेत भरी हुई है, मतलब आयतन, इसमें इतना वजन होगा रेत का। अब आप इसी रेत से, इससे आप क्या बनाओगे? आप इससे एक शंकु बना दोगे, है ना। तो रेत तो सेम यूज हो गई, आपने उसी रेत से आपने आकार बदल दिया, है ना। आप बचपन में मिट्टी से नहीं खेलते थे, कभी कुछ बना रहे हो कभी कुछ बना रहे हो, बस वही बात है। रेत उतनी है, पहले आपने उससे एक बेलन बनाया था, सिलेंडर बनाया था, बाद में आपने उसने एक कोण बना दिया, तो वॉल्यूम तो सेम है, आयतन तो सेम है। तो बेलन मतलब क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई गया, है ना। अच्छा सॉरी, इंटू 1/3 भी आएगा, शंकु है तो 1/3 आएगा। चलो, अब बेलन की आपको बोला है रेडियस 18 है, तो 18 का स्क्वायर तो मैं ऐसे लिख देता हूं। हाइट कितनी है? 32 है। इधर चलते हैं, तो शंकु की रेडियस कितनी है? 24, तो इसको आप 24 इंटू 24 कर दो। हाइट हमें नहीं पता। अच्छा, हाइट भी पता है क्या? शंकु की ऊंचाई दी हुई है, अच्छा रेडियस नहीं पता है। रेडियस मुझे नहीं पता, हाइट 24 है, इंटू 1/3। बोलो ओके है बात। अब देखो, 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार, 8। 8 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो ये बेसिकली क्या है? 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर ही तो है। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर रूट आने वाला है। तो 18 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 36, और फिर से सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो जो कोण बनेगा इसकी रेडियस कितनी होगी? 36 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर है। आया समझ में? ओके भाई, आसान। 83। नहीं रोहित, ऐसा नहीं है, रेडियस बोलेंगे तो आयतन लगेगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हम्म ओके, देखो अब एक बात समझो, आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, और आप इन कॉइन्स से क्या करना चाहते हो? एक सिलेंडर यानी बेलन बनाना चाहते हो, है ना। सिक्के हैं, इनसे आप क्या बनाना चाहते हो? एक बेलन बनाना चाहते हो। तो ऐसे कितने सिक्के हमारे पास हो जिससे आप क्या कर सकें? एक बेलन बना सकें। समझ में आ रहा है? तो आपको पता है, देखो वही गुलाब जामुन और पेट के आयतन का सूत्र लगेगा। आपको कितना, कितनी कैपेसिटी है और एक कितनी जगह घेरेगा? आपके पेट में कितनी गुलाब जामुन आ सकती है और एक कितनी जगह घेरेगी, है ना। तो पेट का आयतन बटे गुलाब जामुन का आयतन, वही बात है। आप यहां क्या करोगे? आप देखोगे कि भैया बेलन का आयतन कितना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, और एक कॉइन, एक सिक्के का वॉल्यूम कितना है ना, बस ये। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और सिक्का भी तो बेलन ही होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई गया, है ना, इसको हमने उड़ा दिया। अब आ जाओ आप, तो आपसे कहा है जो सिक्का है, देखो सिक्का जो है उसकी रेडियस है 0.75, और इसकी हाइट कितनी है? 0.2। ऊपर चले, फिर आपको जो बोला है पिघलाकर जो ये बनाना है, ठीक है। अच्छा, बराबर में नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, कुछ नहीं है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स है। और जो आपका बेलन है उसकी रेडियस 3 है,
और इसकी हाइट कितनी है 8 है। इसको करेंगे हल। ओके, तो ये हो जाएगा 9 × 8 डिवाइडेड बाय, अच्छा एक बात बताओ, 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100 और इसको हम लिख सकते हैं 3/4, 3/4। तो मुझे 3/4 का स्क्वायर करना है, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और 2 और ऊपर हो जाएगा 10। ये 2 के बाद डेसिमल है, ऊपर हो जाएगा, है ना। तो 3/4 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, ये गया। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, 8 8 जा इंटू 10, 640 कॉइन्स, 640 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। ये आपका आंसर है बी, 640। सिक्का गोल नहीं होता है, सिक्का जो है चपटा होता है। क्या सिक्का ऐसा होता है, मुझे बताओ, सिक्का ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ये गोल होता है, सिक्का गोल नहीं होता है। सिक्का आप इमेजिन करिए कि सिक्का एकदम बेलन है लेकिन बहुत कम मोटाई होती है, इसलिए कॉइन को बेलन माना जाता है, गोल नहीं होता सिक्का। और अगर गोल सिक्का आपके पास है तो मुझे भेजना, हम भी तो देखें गोल सिक्का कैसा होता है। हम्म, ठीक, अगला लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी सुरंग है, इससे मिट्टी मिली, इसको आपने खाई में भरा। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। ये आपके पास एक इस प्रकार की सुरंग है जो कैसी है, बेलनाकार है, टनल है। अब इससे जो भी मिट्टी निकलेगी, आपके पास यहां पे मान लो एक बड़ी सी खाई है ना, एक बहुत बड़ी सी इस प्रकार की खाई है। तो आपने इस मिट्टी को इसमें डाल दिया, अब खाई तो बहुत बड़ी है, आपकी मिट्टी इसमें जाके इतना ही इसको भर पाई। तो ये जो बड़ी एक ट्रेंच है, एक खाई है, इसका कितना भाग भरा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ओके। हम्म। ठीक, चलो अब देखो, एक तरफ देखो, आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी करा चुका हूं कि कभी भी मिट्टी वाली बात है, कितनी मिट्टी है और कितने क्षेत्र में बिछानी है, फैलानी है, तो मिट्टी यानी जो सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी, और कितने क्षेत्र में, कितने आयतन में उसको फैलाना है, कितने वॉल्यूम में फैलाना है, वो आपका नीचे आ जाएगा, है ना। मिट्टी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मिट्टी किससे निकल रही है, बेलन से, तो आपका आ जाएगा बेलन का फॉर्मूला, बेलन का वॉल्यूम πr²h। और मिट्टी को कहां बिछाना है, खाई में। खाई की एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। इसको ऐसे हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पाई का मतलब हो जाएगा 22/7। ओके भाई, r² त्रिज्या का वर्ग, तो देखो 4 मीटर व्यास है, डायमीटर 4 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 2, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा। और इसकी हाइट तो होगी नहीं, इसकी लंबाई होगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी 56 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी खाई है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 48, चौड़ाई कितनी है 16.5 और गहराई कितनी है 4। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना भाग भर सकते हो। क्लियर है? वेरी गुड, करते हैं इसको सॉल्व। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, 16 दूनी 32 33, है ना, और 7 से इसको उड़ा दो 8 बार, 8 से इसको उड़ा दो 6 बार, इस 4 से ये 4 गया, है ना, 11 दूनी 22 और 1.5, और 2 से आप इसको उड़ा दोगे कितनी बार, 3 बार। कुछ मिस्टेक होगी क्या, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 7 × 8, 8 से 6 बार,
है ना, 4 से 4 गया, पाई आर स्क्वायर एच। 56 मीटर बेलनाकार सुरंग, 48 हो गया, 16.5 और 4 मीटर, कितना भाग भरा जा सकता है? ओके है यहां तक सब कुछ? ठीक है, 2 से 3 बार 15 × 45, इसको मत काटो, दशमलव को बाद में बदलना पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। ऊपर आपके पास 2 आ रहा है, नीचे 15 × 6 90 आ रहा है। तो सुरंग का 2/9 भाग भरा जा सकता है। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका 22.22% आएगा। इतना भाग उस सुरंग का भरा जा सकता है। भिन्न में कहें तो 2/9, परसेंटेज में कहें तो 22.22%। सब कुछ ओके है, सही है। क्लियर है? खाई क्यूबॉइड हो सकती है, बिल्कुल क्यूबॉइड ही तो लिया है भाई। जिसकी एक लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है या ऊंचाई है, वो क्यूबॉइड है। तो खाई बिल्कुल हो सकती है। ये भी एक बहुत प्यारा सवाल है। इसमें जैसा बोलते हैं और जैसा करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, ठीक है। चलो देखें, आपसे बोल रहे हैं शंक्वाकार तंबू में 22 व्यक्ति आ सकते हैं, 22 लोग आ सकते हैं। हर व्यक्ति 4 स्क्वायर मीटर की जगह घेरता है और हर एक को सांस लेने के लिए 40 क्यूब मीटर की हवा चाहिए, है ना। तो आपसे बोला है शंकु की ऊंचाई बताइए। अब देखो क्या है, आप एक बात समझो, आपको पता है कि शंकु दिखने में ऐसा होता है, लेकिन इसका ये जो आधार है, ये अपने आप में एक सर्कल होता है, अपने आप में एक वृत्त होता है ना। ये इस प्रकार का होता है। इस गोल आधार पे पूरा शंकु जो है खड़ा होता है। अब इन्होंने बोला 22 लोग हैं और हर बंदे को 4 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए, यानी 88 स्क्वायर मीटर इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल है। देखो जो गोल आधार है, सर्कुलर उसका एरिया है, एक बंदा 4 स्क्वायर मीटर जगह घेरेगा, तो 22 लोग कितनी जगह घेरेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो इतना स्पेस वो लोग घेरेंगे और हर बंदे को 40 क्यूब मीटर हवा चाहिए, यानी इतनी हवा उस तंबू के अंदर, उस कोण के अंदर होनी चाहिए। इतनी हवा होनी चाहिए, यानी ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का वॉल्यूम हो गया। एक बात, इसके बाद मुझे बताओ कि अगर हर व्यक्ति, इस आधार है और हर व्यक्ति यहां पे जगह घेरेगा, तो ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया ना, ये तो इसका एरिया हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, है ना। इस आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। और ये इसका क्या है, इतनी हवा होनी चाहिए, यानी ये तंबू की कैपेसिटी है, ये उसका वॉल्यूम है। तो आपका जो कोण है, शंकु है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो अपने आप में किसके बराबर होगा, 880 के बराबर होगा, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताइए कि पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, तो 1/3 इंटू एच बराबर में 880 डिवाइडेड बाय 88। इस पाई आर स्क्वायर की जगह 88 रखेंगे, जो नीचे चला जाएगा, इससे कैंसिल होगा 10 बार, 10 में 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता चल गया कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 30 है। डी आपके क्वेश्चन का आंसर है, डी इज द राइट आंसर। बोलिए, बात समझ आ रही है?
ओके, आया समझ में? आपको यहां पे, अब आप कई लोग बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको इसकी इकाई से। देखो यहां स्क्वायर मीटर है, और स्क्वायर मीटर किसकी इकाई होती है? एरिया की, क्षेत्रफल की। और यहां पे क्यूब मीटर है, और क्यूब मीटर किसकी इकाई होती है? वॉल्यूम की, आयतन की। तो हमें पता चला कि भैया ये क्षेत्रफल है और ये आयतन है ना? यूनिट से चीजें पकड़ में आती है। ठीक है, एक बंदे को इतनी जगह चाहिए तो 22 लोगों को इतनी जगह चाहिए खड़े रहने के लिए। यानी जो इसका आधार है उसका क्षेत्रफल इतना होना चाहिए, तब जाके 22 लोग खड़े हो पाएंगे। एक को इतनी हवा तो 22 को इतनी हवा, यानी इतना वॉल्यूम, इतनी हवा उस टेंट के अंदर होनी चाहिए। ये इसका आयतन हो गया। आयतन का फॉर्मूला लगाया और आंसर आया। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला देखिए, शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई भी दी हुई है, कितना लंबा कपड़ा लगेगा? मैं आप सभी को एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, तब आप इसको समझ पाओगे। आप लोगों ने कभी भी कपड़े रेडीमेड तो खरीदे होंगे, लेकिन कभी आपने सिलवाए होंगे। तो जब आप कपड़े की दुकान पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार का पूरा एक कपड़ा लपेटा हुआ होता है ना? ऐसा पूरा कपड़ा लपेटा हुआ होता है, मतलब उसकी चौड़ाई फिक्स होती है। और कपड़ा हमेशा वो मीटर से बेचते हैं। आप बोलोगे कि मुझे एक जोड़ी कपड़े सिलवाने हैं, एक पेंट और एक शर्ट सिलवाना है, तो बोलेंगे चलो 7-8 मीटर में तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना? दुबला पतला होगा, कोई एकदम सिंगल पसली हड्डी होगा, तो बोलेंगे इसका तो 4 मीटर में काम हो जाएगा। तो 4 मीटर में काम हो जाएगा मतलब कि उसकी चौड़ाई फिक्स है, उस कपड़े की चौड़ाई फिक्स है, और आप इससे जितना लंबा चाहो उतना लंबा निकला निकला लो। मतलब लंबाई कितनी भी ले लो, लेकिन उस कपड़े की चौड़ाई फिक्स है, उससे ज्यादा चौड़ा कपड़ा नहीं मिलेगा। तो वो सब टेलर एडजस्ट कर लेगा, टेलर सब अपने हिसाब से देख लेगा। तो ये होता है एक फर्मा, मतलब जिसकी लंबाई कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन चौड़ाई उसकी फिक्स है। वही बात यहां है ना? 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा है, कपड़े की चौड़ाई फिक्स है, अब कितना लंबा हमें कपड़ा चाहिए वो आपको बताना है। तो देखो, अब यहां पे कपड़े की चौड़ाई और लंबाई वाली बात है, तो ये तो क्षेत्रफल वाला काम हो गया ना, एरिया वाला काम हो गया। समझ में आ रही है क्या बात? ये क्षेत्रफल का रूल लगेगा, एरिया लगेगा, क्योंकि यहां आयतन जैसा कुछ नहीं है। कोई स्थान आप कैपेसिटी नहीं घेर रहे हो, यहां पे आप कुछ पिघला नहीं रहे हो, आप यहां पे क्षेत्रफल कैलकुलेट कर रहे हो, है ना? तो देखो, अगर मुझे एक शंकु बनाना है, तो शंकु बनाना है मतलब इसके चारों तरफ कपड़ा लपेटना है, तो वक्रपृष्ठ लगेगा, कर्व्ड लगेगा। मुझे आधार से मतलब ही नहीं है ना? मुझे तो तंबू खड़ा करना है, तो उसके चारों तरफ कपड़ा लगेगा, तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा, यानी πr_l। और कितनी लंबाई और चौड़ाई का कपड़ा लगेगा वो उसके इक्वल होगा, कपड़े की लंबाई और चौड़ाई। ओके, चलो आगे देखो। पाई का मतलब क्या हो जाएगा? 22/7। आर का मतलब क्या हो जाएगा? आर का मतलब आपका 7 हो जाएगा। एल आपको नहीं दिया हुआ है ना? देखो, त्रिज्या 7 है, हाइट 24 है, तो ये 25 होगा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना? 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये आपका 25 आ जाएगा। कपड़े की मुझे लंबाई नहीं पता, लेकिन कपड़े की चौड़ाई पता है, जो 1.25 होती है। कितनी होती है भैया? 1.25। अब इसको कर लेंगे अपन लोग हल, है ना? ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 22, 25, 100 और 125 इक्वल में लेंथ। कहां से आया? दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो हमने ऊपर लगा दिए, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, 25 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, तो 440 मीटर लंबा कपड़ा लगेगा। ये आपका आंसर है, ए 440 मीटर। ठीक है, और ट्रिपलेट याद नहीं हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी कर सकते हो। 24 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर।
के है। हाँ, कल कुछ बताने वाले थे, देखते हैं अपन लास्ट में। 22 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया, उस बेलन का आयतन ज्ञात करिए। देखिए, आप ऐसे समझिए कि एक आयताकार चादर है ना, एक इस प्रकार का। आप ऐसे समझो कि एक कागज है, एक पेपर है, ठीक है। आपने जैसे मैंने यहां पे लिया, ये मेरे पास एक पेपर रखा हुआ है, ये देखो इस प्रकार का एक आयताकार पेपर है। अब इस पेपर को मैं ऐसे ही मोड़ के एक बेलन बना दूंगा। इस पेपर को मोड़ के मैं क्या बना दूंगा, एक बेलन बना दूंगा, एक सिलेंडर बना दूंगा। चलेगा क्या? है ना। देखो, ये ऐसा पेपर था, मैंने इसको मोड़ा और बेलन बना दिया। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब यहां पे हमने पिघलाया नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक अपने को समझना पड़ेगा। तो आपके पास पहले वो एक पेपर था जो बाद में एक बेलन बन गया, तो पूछा क्या है इस बेलन का आयतन बताओ। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा, ये जो कागज था इसकी लंबाई 22 थी, चौड़ाई 12 थी। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताना, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इस बेलन का जो ये आधार है, बेलन का आधार तो गोलाकार होता है, ये जो गोलाकार है, ये जो आधार है ये इस प्रकार का होता है ना, इसी के ऊपर पूरा बेलन खड़ा होता है। और इसकी परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो क्या अगर ये 22 है, ये 22 है, तो ये भी 22 होगा क्या? यानी इसकी परिधि 22 होगी क्या? क्यों होगी? अब सुनना। जैसे ये है, ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक आपने देखा कि यहां से यहां तक ये काम नहीं कर रहा, इस पे रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं। देखो, ये आपका, इसको बड़ा बुरा लग रहा है, ये ए से इसकी लंबाई 22 है, ठीक है, ए से इसकी लंबाई कितनी है, 22 है। अब मैं बोलूंगा कि इसको लपेट दो, यहां से यहां तक 22 था, मैंने इसको लपेटा और इस प्रकार से इसको बेलन बनाया। तो आप सोचो, ये तो 22 ही तो है अभी भी, है ना। जब मैं इसको पूरा बनाऊंगा तो ये है तो 22, अभी ये एक गोला बन गया, पहले ये पूरा ऐसा लंबा था। तो अगर इसकी लंबाई 22 थी, तो ये जो लपेट के बनेगा इसकी लंबाई भी 22 होगी, है ना। चलो, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई तो उतनी ही होगी जितनी कागज की थी, तो 12। अब समझना, आपको पता चल गया कि ये 2 पाई आर किसके बराबर है, 22 के बराबर है ना। तो 2 22/7 आर बराबर 22, 22 से 22 गया, आर की वैल्यू 7/2, आर की वैल्यू कितनी, 7/2 पता चल गया मुझे। अब हम आराम से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, है ना। तो इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, आर का मतलब होगा 7/2 का होल स्क्वायर, और एच मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है, 12, है ना। 22/7, 7 का स्क्वायर 49/4, और ये आ जाएगा 12। क्लियर है? 4 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 7 से कैंसिल करेंगे 7 बार, 21 और 22, 21 दूनी 42, 42 और 4 हो जाएगा आपका कितना, 46, 462 और क्यूब सेंटीमीटर। ये इसका वॉल्यूम आएगा, ऑप्शन बी 462। आया समझ में? कुल मिला के ये 22 रहेगा, बस ये मुद्दे की बात है। ये जो था, है ना, अब इसको ऐसे समझो कि ये अगर 22 था, तो जब आपने इसको बनाया तो ये भी क्या है, 22 है, बस आकार बदल गया। पढ़ो भाई इसको जल्दी से।
देखो, एक और बहुत सॉलिड सवाल। एक पात्र इतना है भरा हुआ, कितनी वर्षा हुई, है ना। छत से एक बेलनाकार पात्र में जाता है। आप याद करिए, आप बचपन में ऐसा एक घर बनाते थे, अपने सपनों का घर, ठीक है, जिसमें 2 खिड़की होती थी, जिसमें 2 खिड़की होती थी, एक सुंदर सा दरवाजा होता था जिसको आप ऐसा खुला बनाते थे, है ना। अब आप जो पढ़े लिखे हो गए, ये आपका घर का छत है, बारिश का सीजन है ना। पानी तो गिरेगा। कई लोग तो ऐसी आश्चर्य की बात करते हैं कि सर हमारे घर बारिश में पानी गिर रहा है। अब मैं क्या कहूं इन लोगों के बारे में, है ना। ये आपके छत पे पानी जमा हो गया। आपने क्या सिस्टम बना के रखा है कि अपने घर के साइड में जमीन के अंदर एक ऐसा गड्ढा खुदवा के रखा है जो बेलनाकार है ना। ये पानी पाइप के माध्यम से इसके अंदर चला जाता है। उतनी ही बारिश इतनी हुई कि आपका जो बेलनाकार पाइप है ये पूरा भर गया, गड्ढा जो है पूरा भर गया, है ना। बारिश हुई छत पे, छत अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार का घनाभ है, क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी अपनी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। पानी आया, उसको आपने बेलनाकार टंकी में, गड्ढे में डाल दिया और टंकी भर गई। मतलब जितना पानी आया उतने में टंकी भर गई। तो छत का आयतन और टंकी का आयतन, छत मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इतना पानी गिरा कि टंकी भर गई। टंकी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भैया, चलो वैल्यू रखो। लंबाई हो गई 22, चौड़ाई हो गई 20, ऊंचाई हो गई कमरे की देखो 2 सेंटीमीटर व्यास, ये तो टंकी का दिया है। अच्छा, कितनी बारिश हुई ये तो हमें नहीं पता, छत पे कितना पानी भरा ये हमें नहीं पता, है ना। इधर आ जाओ, 22/7, आर का स्क्वायर, डायमीटर 2 है, व्यास 2 है, तो त्रिज्या 1 होगी, और इस टंकी की ऊंचाई कितनी है, 3.5 है। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। तो आप क्या कर सकते हो, 22 से आपका एक 22 गया, एच बराबर 7 से उसको उड़ा दोगे तो 0.5 आ जाएगा, और ये 7 से ये गया, यहां पे आ गया आपका 20। ये एक का कोई सेंस है नहीं। इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5/200, और 5/200 को हम बोल सकते हैं 1/40, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मीटर में है, तो 1/40 मीटर बारिश हुई। लेकिन इन्होंने आंसर सेंटीमीटर में बोला है, तो 1/40 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2.5 सेंटीमीटर बारिश हुई। ये आपका आंसर है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। आया, समझे बात को कि नहीं समझे। जितना छत पे पानी है उतना ही बेलन की टंकी में पानी है। तो छत का वॉल्यूम LBH, बेलन सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और कितना छत की हाइट कितनी है, कितनी बारिश हुई ये हमें नहीं पता, बस वो निकालना था, आंसर आ गया। बताइए, बात समझ में आई। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको करके लाइए, है ना। और ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी करके लाइए। कल सेंचुरी लगाते हैं, 100 प्रश्न कल पार करेंगे, लेकिन अभी लंबी यात्रा तय करना बचा है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफी। कल अपनी मुलाकात होती है वापस इसी समय पर, और रोज रात को यूट्यूब पर तो अपन मिलते ही हैं, उसमें भी आ जाया करो। बढ़िया शताब्दी एक्सप्रेस की तरह रोज मैं 40 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आप उसमें जरूर आइए, बहुत मजा आएगा, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। रोज रात 8:30 बजे। कितने क्वेश्चन करेंगे, मोर देन 140, 140 से ज्यादा क्वेश्चन है। कुछ बताने वाले थे, कल बताएंगे, छोड़ो अभी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, कभी भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना सभी का ध्यान रखिए।